क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का आज ये दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स एक जनरल टर्म है, इसका मतलब क्या है और नंबर ऑफ मोल्स के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा स्पेसिफिक टर्म किस वक्त हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। इसके बाद हमने कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट्स लेने हैं और ये हमने वहाँ पे देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट किस तरह नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाते। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने मोलर मास के हवाले से बताया था और वहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया था और मॉलिक्यूलर फार्मूले में दो चीज़ें हमने वहाँ पे मालूम की थी कि कौन कौन से एलिमेंट्स किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट में मौजूद होते हैं और किस एलिमेंट के कितने एटम्स पाए जाते हैं। तो इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट देखेंगे कि ये हमें किस तरह नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले में चूँकि बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं या कई एटम्स जो है मौजूद होते हैं, तो हमने वहाँ पे देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से किस तरह इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरा डिटेल में हमने समझना है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से, उनके लिए हमने पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करनी है ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से हर किस्म के न्यूमेरिकल जो है वो हल कर सकें। तो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करते हैं डिफिनीशन ऑफ मोल से। द टर्म मोल कैन बी डिफाइंड एज, मोल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि सब्सटेंस एक जनरल टर्म है और उसमें चार चीज़ें आ सकती है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। तो सब्सटेंस के चार मतलब हो सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकता है। तो हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, कितना इतना अमाउंट किसी सब्सटेंस का लेते हैं जिसमें 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स मौजूद हो, तो इस अमाउंट को बोला जाता है मोल। किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें उस सब्सटेंस के 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स मौजूद हो, तो इसे कहा जाता है मोल। यहाँ पे हमने दो जनरल टर्म इस्तेमाल किए हैं, एक सब्सटेंस और दूसरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स। ये दोनों जनरल टर्म्स हैं और आगे चलकर हम इन दोनों पॉइंट्स को समझेंगे। जब हम ये दोनों पॉइंट समझ लें तो फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि मोल के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल होते हैं और कौन सा स्पेसिफिक टर्म हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल इतना ही समझे कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स मौजूद हो उसी सब्सटेंस के, तो इसे बोला जाता है मोल। मोल का एक और डिफिनीशन भी है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, मोल को कुछ इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द एटॉमिक मास, आयोनिक मास, मॉलिक्यूलर मास आर फार्मूला यूनिट मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड मोल। अगर एटॉमिक मास या आयोनिक मास या मॉलिक्यूलर मास
या फार्मूला यूनिट मास को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में शो कर दिया जाए तो इसे भी मोल कहा जाता है। तो ये सेकंड डिफिनीशन है कि मोल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द लैटिन वर्ड विच मीन्स अ ह्यूज मास। मोल जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है, ह्यूज मास, एक बड़ा सा मास। क्योंकि जो एटम्स वगैरह होते हैं उनका मास बहुत कम होता है, तो उसके लिए हम एक ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं कि यानी एटम का मास जो है वो इतना, एटम खुद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इसका मास मालूम करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम इसके लिए मोल यूनिट इस्तेमाल करते, तो मोल जो है वो बहुत ही कम अमाउंट जो काउंट करने के लायक नहीं होता, उसको एक ऐसे अमाउंट में तब्दील कर देता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं या जिसकी हम वज़न मालूम कर सकते हैं, जिसकी हम वेट मालूम कर सकते हैं। तो मोल एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है ह्यूज मास। और मोल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं किस चीज़ से, या शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। और मोल के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं MOL। ये यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मोल के लिए। मोल एक बेसिक क्वांटिटी है और ये जो MOL यूनिट है, मोल यूनिट है, ये एक बेसिक यूनिट है। यूनिट दो तरह के हैं हमारे पास, बेसिक यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट। ये आप लोग ऐसा यूनिट्स जो है इसके हवाले से फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। तो अभी हम आते हैं मोल्स के एग्जाम्पल्स के हवाले से। तो जिस तरह मैंने मोल्स के दो डिफिनीशंस आप लोगों को बताए, इसी तरह दोनों डिफिनीशंस के हवाले से अलग अलग हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं फर्स्ट डिफिनीशन के मुताबिक। तो 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स जो है ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होते हैं। यानी अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही हो तो उतने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम को 1 मोल बोला जाएगा जिसमें 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हो। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 6.02 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यानी वाटर मॉलिक्यूल के उतनी अमाउंट को 1 मोल बोला जाता है जिसमें 6.02 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हो। और इसी तरह 6.02 × 10⁻23 सोडियम आयन्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम आयन। यानी सोडियम आयन के उतने अमाउंट को 1 मोल कहा जाता है जिसमें 6.02 × 10⁻23 सोडियम आयन्स मौजूद हो। और इसी तरह 6.02 × 10⁻23 NaCl फार्मूला यूनिट बराबर है 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट के। यानी सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट के उतने अमाउंट को हम 1 मोल कहते हैं जिसमें 6.02 × 10⁻23 NaCl फार्मूला यूनिट्स मौजूद हो। तो इसको हम आगे मज़ीद क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जल्दी जो थ्योरी में चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में हमने इसी तरतीब से ये चीज़ें लिखनी है। अभी आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जो कुछ और एग्जाम्पल है सेकंड डिफिनीशन के हवाले से। तो सेकंड डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि अगर एटॉमिक मास, आयोनिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला यूनिट मास को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में शो कर दिया जाए तो इसे मोल कहा जाता है। तो इसके मुताबिक हम मोल के एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं, क्योंकि 1.008 ग्राम जो है या 1.008 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। अगर इसको हम एटॉमिक मास यूनिट की बजाय सिर्फ यहाँ पे ग्राम लिख दे तो ये 1 मोल बन जाएगा। इसी तरह 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है ये बराबर है 1 मोल ऑफ वाटर के। यानी 18 एटॉमिक मास यूनिट मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, और यहाँ पे सिर्फ हम एटॉमिक मास यूनिट की जगह ग्राम लगा देंगे तो ये 1 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा। इसी तरह 23 ग्राम ऑफ सोडियम आयन जो है ये 1 मोल ऑफ सोडियम आयन के बराबर है, और 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स जो है वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट के बराबर है।
अभी हम थोड़ा सा यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया, इसमें से मैंने 2 पॉइंट बताए थे फर्स्ट डिफिनेशन में सब्सटेंस और पार्टिकल्स के हवाले से। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम क्लियर करते हैं, फिर आगे चलकर हमें तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। मैंने कहा था लेक्चर के शुरू में कि मोल एक जनरल टर्म है और इसके लिए हम 4 स्पेसिफिक टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के हवाले से थोड़ा सा हमने क्लियर करना है। मोल एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्या है कि एक आम चीज़ हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हो, जो मखसूस ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो। तो मोल के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस की बात कर सकते हैं। मोल में हम किसी भी सब्सटेंस की उस अमाउंट को देखेंगे जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो। अब यहाँ पे बोला जाता है कोई भी सब्सटेंस। अब कोई भी सब्सटेंस, इसमें एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस। और इसके पार्टिकल्स में देखें तो नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयन्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक जनरल टर्म है और इसके अंदर फिर 4 स्पेसिफिक टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्राम एटम है, ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम आयन है और ग्राम फार्मूला यूनिट है। ये 4 टर्म्स जो है ये 4 के 4 स्पेसिफिक टर्म्स है। और इसमें जब हम ग्राम एटम की बात करेंगे तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की बात करेंगे। इसका भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल से कोई वास्ता नहीं होगा। इसी तरह इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन से कोई वास्ता नहीं होगा। इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट से इसका कोई वास्ता नहीं होगा। जब हम ग्राम एटम की बात करेंगे, यानी मोल को हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ग्राम आयन भी कह सकते हैं और ग्राम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मोल को कब हम ग्राम एटम कहेंगे, कब ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, कब इसको ग्राम आयन कहेंगे और कब ग्राम फार्मूला यूनिट कहेंगे। हर मोल को तो हम ग्राम एटम नहीं कह सकते। कुछ लोगों को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हर मोल को हम ग्राम एटम नहीं कह सकते। इसी तरह हर मोल को हम ग्राम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसी तरह हर मोल को हम ग्राम आयन नहीं कह सकते। इसी तरह हर मोल के लिए लाजमी नहीं है कि वो ग्राम फार्मूला यूनिट्स होगा। इसका मतलब ये है कि मोल और ग्राम एटम, इसी तरह मोल और ग्राम मॉलिक्यूल या मोल और ग्राम आयन या मोल और ग्राम फार्मूला यूनिट, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो फ़र्क क्या है कि मोल एक जनरल टर्म है, इसमें ये चारों चीज़ें आ सकती है। ग्राम एटम भी इसके अंदर आ सकता है, ग्राम मॉलिक्यूल भी, ग्राम आयन भी और ग्राम फार्मूला यूनिट भी। लेकिन ये जो 4 है ये फिर अलग अलग स्पेसिफिक टर्म्स है, इसमें फिर कुछ और नहीं आ सकता। ये फिर मखसूस है किसी ख़ास सब्सटेंस के लिए। यानी सब्सटेंस में 4 चीज़ें आ रही है, इसके अंदर एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है, आयन भी है और फार्मूला यूनिट भी है, या आयोनिक कंपाउंड जिसे कहते हैं, उसके फार्मूले को फार्मूला यूनिट बोला जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं सब्सटेंस के अंदर, आयोनिक कंपाउंड तक, एटम से लेकर आयोनिक कंपाउंड तक। तो हम कब किस सब्सटेंस के हवाले से बात कर रहे हैं उसी के मुताबिक हम इस स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर सब्सटेंस में हम स्पेसिफिक बात कर रहे थे एटम से रिलेटेड, तो हम ग्राम एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी ऐसी सूरत में हम मोल को ग्राम एटम भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम सब्सटेंस में मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, सब्सटेंस में तो 4 चीज़ें आ रही, अगर हम सब्सटेंस में मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो उस वक्त मोल को ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और अगर हम सब्सटेंस में से ग्राम आयन की बात कर रहे थे तो फिर उस वक्त मोल को ग्राम आयन कहा जाता है। और अगर हम सब्सटेंस में, यानी सब्सटेंस हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड था, तो उस वक्त हम मोल को ग्राम फार्मूला यूनिट कह सकते हैं या कहेंगे। तो अभी आते हैं 1 बाय 1 इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन और ग्राम फार्मूला यूनिट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ग्राम एटम। ग्राम एटम कैन बी डिफाइंड एज, ग्राम एटम को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड ग्राम एटम।
किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में शो करते हैं तो इसको ग्राम एटम कहते हैं। या किसी भी एलिमेंट की वो अमाउंट जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद हो, नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हो, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, ग्राम एटम कह सकते हैं। अभी हम आते हैं ग्राम आयन की तरफ और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राम आयन किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं ग्राम एटम के। फॉर एग्जांपल, ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 23 एटॉमिक मास यूनिट है, हम उसे ग्राम में शो करेंगे तो इसको 1 मोल ऑफ सोडियम भी कह सकते हैं, ग्राम एटम ऑफ सोडियम भी कह सकते हैं। इसी तरह ग्राम एटम ऑफ कार्बन जो है वो 12 ग्राम है। इसी तरह ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 14 ग्राम है, और ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन को ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये चारों क्या है, एटम्स है। तो इस केस में हम मोल को ग्राम एटम भी कह सकते हैं। अभी आते हैं ग्राम आयन की तरफ। ग्राम आयन किसे कहते हैं? ग्राम आयन कैन बी डिफाइंड एज, ग्राम आयन को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द आयोनिक मास ऑफ एन आयन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड ग्राम आयन। अगर हम किसी एक आयन के आयोनिक मास को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में शो करें तो इसे ग्राम आयन बोला जाता है। या किसी आयन की वो अमाउंट जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हो या आयन्स मौजूद हो तो इसको क्या कहते हैं, ग्राम आयन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ग्राम आयन ऑफ सोडियम आयन इज इक्वल टू 23 ग्राम। इसी तरह ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स, और इसी तरह ग्राम आयन ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम्स। अभी हम आएंगे ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ। ग्राम मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज, ग्राम मॉलिक्यूल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द मोलिकुलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। अगर किसी एक मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में शो करते हैं तो इसे ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम्स एंड ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 63 ग्राम्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? अगर मॉलिक्यूल के मोलिकुलर मास को शो किया जाता है ग्राम में एटॉमिक मास यूनिट की बजाय तो इसे बोला जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल। अभी हम आते हैं ग्राम फार्मूला यूनिट की तरफ। ग्राम फार्मूला यूनिट क्या है? ग्राम फार्मूला यूनिट कैन बी डिफाइंड एज, ग्राम फार्मूला यूनिट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला यूनिट। अगर किसी एक आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में शो किया जाता है तो इसे बोला जाता है ग्राम फार्मूला यूनिट। या किसी आयोनिक कंपाउंड के उस अमाउंट को भी हम ग्राम फार्मूला यूनिट्स कह सकते हैं जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स। इसी तरह ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। और यहाँ पे आप लोग अपनी तरफ से और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। यहाँ तक ये टॉपिक काफ़ी है। तो हम आते हैं अभी मोलिकुलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट्स की तरफ, ताकि हम ये समझे जो आगे हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हम थोड़ा सा रास्ता बना सके कि हमने आगे आने वाले लेक्चर्स में किस किस्म के कैलकुलेशन करने हैं और मोल को कहाँ तक हमने डिस्कस करना है, कहाँ तक पढ़ना है। तो हम कुछ मोलिकुलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट्स लेते हैं और इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से एटम्स मौजूद है। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं। हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट जो है एलिमेंट के फॉर्म के हवाले से बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से
उसके पॉसिबल फॉर्म्स हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि उसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला या फार्मूला यूनिट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से हमें किस तरह या किस किस्म के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। पहला एग्जांपल हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2SO4। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये H2SO4 हमें किस किस्म के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एलिमेंट और नंबर ऑफ एटम्स के अलावा। तो हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। पहले हम ये करते हैं कि H2SO4 को एक कंप्लीट पार्ट के तौर पे ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम H2SO4 के अंदर जो H है ना, ये मैंने बताया था हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके दो फॉर्म्स है, एक एटॉमिक फॉर्म है और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो हम उनके दोनों फॉर्म्स लिखते हैं। हम पहले उसका एटॉमिक फॉर्म लिखते हैं H, और फिर हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन सा है, H2। इसके बाद हम आते हैं सल्फर की तरफ। सल्फर एक एलिमेंट है, और यहाँ पे सल्फर का हम अक्सर एटॉमिक फॉर्म से हमारा वास्ता होगा, तो हम इसका एटॉमिक फॉर्म लिखते हैं। एलोट्रॉप्स की तरफ हम नहीं जाते। और फिर हम आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन के यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन वो है वो दो है, एक एटॉमिक फॉर्म है H और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है H2। और यहाँ पे भी मैं एलोट्रॉपिक फॉर्म की तरफ नहीं जाता हूँ, अगरचे इसका जो O3 फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म लेते हैं। ऑक्सीजन उसका एटॉमिक फॉर्म है O, और O2 जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे एक बार H2SO4 को कंप्लीट ले लिया, फिर उसमें से हाइड्रोजन एलिमेंट को अलग करके उसके दोनों फॉर्म लिखे। एटॉमिक फॉर्म पहले लिखा, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा। फिर हमने सल्फर एलिमेंट लिया और सल्फर का सिर्फ हमने एटॉमिक फॉर्म लिखा, क्योंकि उसके जो एलोट्रॉप्स है वो हमने डिस्कस नहीं किए, और डायरेक्ट उसका इस तरह कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में चले जाते हैं एसेट वगैरह, तो वो छोड़े। हम फिर ऑक्सीजन की तरफ चले गए, और ऑक्सीजन में हमने ये भी एक एलिमेंट है और इसके भी हमने दो फॉर्म लिए, एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म जो बाकी है वो हमने छोड़ दिए, O3। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि अब मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम किस किस्म के इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो ये जो एक H2SO4 है ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये 1 मोल के बराबर है। इसका जितना मास बनेगा ना ग्राम में, ये 1 मोल के बराबर होगा। फिर दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन एटम। मैं कहूँगा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो 2 मोल है, 2 मोल है इसमें। ये कैसे आ गए, आप बाद में, इसके बाद मैं इसकी कैलकुलेशन बता दूंगा कि आप जल्दी जल्दी इसकी इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरफ। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड में देखें H2 कितने हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक ही है तो 1 मोल है। H2 हमारे पास, H हमारे पास 2 मोल थे हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एक सिंबल H जो है वो एक एटम को शो करता है, और H2 जो है वो 2 H को शो करते हैं। तो एटॉमिक फॉर्म की बात हो रही हो तो हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 मोल है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो 1 मोल है। सल्फर एटम की बात हो रही है तो सल्फर का एक ही सिंबल है तो 1 मोल है। ऑक्सीजन एटम की बात हो रही, O की बात हो रही तो O4 है, यानी 4 मोल्स हैं, ठीक है। एक O सिंबल जो है वो 1 मोल है, तो अगर यानी उसके अगर मास को हम ग्राम में शो करें तो 1 मोल बन जाएगा। तो O4 जो है यानी 4 ऑक्सीजन मोल्स है अगर एटम की बात हो रही। और अगर हम इसी सल्फर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो इसमें कितने मोल है, 2 मोल्स है। अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में आपने थोड़ा सा गौर करना है कि किस तरह हम ये कैलकुलेशन करेंगे। आपने वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, और यहाँ पे अभी जो चीज़ लिखूँगा इसको देखना है। एक तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड को देखना है, H2SO4 फार्मूले को देखना है, और एक जो यहाँ पे जिसका हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने जा रहे हैं वो हमने देखना है। तो जल्दी जल्दी हम इसको क्लियर करते हैं। इसको पहले आप मालूम करें कि H2SO4 जो है ये कितने मोल के बराबर है। तो H2SO4 में हमने H2SO4 मालूम करना है।
तो H2SO4 में टोटल कितने एटम्स हैं, हम लिखेंगे H2SO4 इज इक्वल टू, ये वाला रिक्वायर है जो अभी मैंने H2SO4 लिखा, ये रिक्वायर है, और पहले वाला जो H2SO4 हमने लिखा था वो गिवन है। हम उस फार्मूले में ये जो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला मालूम करेंगे। तो हम अभी मालूम करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन H2SO4। एक मोलिकुलर फार्मूला है 98 ग्राम है। तो ये कितना होगा, ऊपर आपके पास कितने एटम है, यानी मोलिकुलर फार्मूले में कितने एटम है, 2 3 और यानी टोटल 7 एटम है। तो ऊपर लिखेंगे 7, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 7 पे, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा उसमें भी 7 एटम है। तो 7 को 7 पे डिवाइड करो, आपके पास आएगा 1, तो इसका मतलब होगा 1 मोल। तो ये आपके पास क्लियर हो गया कि एक सल्फ्यूरिक एसिड मोलिकुलर फार्मूला कितने मोल के बराबर है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। अभी हम आते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मालूम करते हैं किस चीज़ में, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मालूम करने हैं। तो आप सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूले को देखें, कितने हाइड्रोजन एटम है इसमें, 2, H2 लिखा हुआ है। एक H एक हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, H2 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। इसको हमने डिवाइड करना है किस चीज़ पे, जो अभी रिक्वायर है H पे। तो H तो एक है, एक सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करा है, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2 मोल। इसी तरह हम आगे जाते हैं H2 की तरफ। तो H2SO4 में कितने हैं, इसमें 2 एटम है, और यहाँ पे जो रिक्वायर है H2 इसमें कितने एटम है, 2 एटम है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करो, 1 मोल आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सल्फर। तो सल्फर H2SO4 में कितने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर हमने H2SO4 में मालूम करने हैं। तो H2SO4 में कितने सल्फर है, 1 है, और यहाँ पे सिंबल कितने को शो कर रहा है, 1 को। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, 1 मोल। इसी तरह अब हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन H2SO4। H2SO4 का जो मोलिकुलर फार्मूला है इसमें हमने मालूम करने, इसमें कितने ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, एटम की बात हो रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखें कितने ऑक्सीजन एटम है, 4। इस 4 को हम डिवाइड करेंगे 1 पे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर है, वो जो है एक ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करे। तो 4 को 1 पे डिवाइड करो, 4 मोल ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड मोलिकुलर फार्मूला जो लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने हैं, वो 4 मोल है। इसके बाद हम मालूम करना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात अब यहाँ पे हो रही है। तो आप देखिए ऊपर H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4, उसको डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, O2 पे। O2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, रिक्वायर कितने हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 4 को 2 पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 मोल। तो ये कैलकुलेशन आपको बता रहा है कि 1 मोलिकुलर फार्मूला H2SO4 जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 1 मोल के। और इस एक मोलिकुलर फार्मूले में आपको ये इन्फॉर्मेशन आगे मज़ीद मिल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही हो तो 2 मोल है, और अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही हो तो 1 मोल है, और अगर सल्फर एटम की बात हो रही है तो 1 मोल है, और अगर ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है तो 4 मोल है, और अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो इसमें 2 मोल है।